हेलो मेरे प्यारे शेरनियो, देखो अगर आप भी क्लास 12th में है और 2027 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है करवक। देखो ये हमारे काव्य खंड है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, आप सभी का जो हिंदी होता है, हिंदी दो भाग में बटे होते हैं। हिंदी में तो ऐसे व्याकरण भी होते हैं, बट बुक की बात करते हैं। बुक में जो था, एक था आपका गद्य खंड। क्या था? गद्य खंड होता है, एक होता है आपका काव्य खंड। ठीक है, काव्य खंड। मैं आप सभी को बता दूं, इसमें भी आपका लगभग 13 चैप्टर, इसमें भी आपका कितना 13 चैप्टर होता है, जिसमें हम लोग जो गद्य खंड में 3 चैप्टर कर चुके थे। पहला बातचीत पाठ कर चुके हैं। बातचीत पाठ अगर नहीं किए हो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके देख लेना। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर क्या उसने कहा था भी कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर जो था हम लोग का जो भाषण था, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या था? संपूर्ण क्रांति। इसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लघुत्तरीय जितने भी चीजें सभी कंप्लीट कर चुके हैं। इधर 3 चैप्टर हो गया। लेकिन आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे काव्य खंड का पहला चैप्टर, जिसका नाम है करवक। क्या नाम था? करवक नाम है, जिसका जो राइटर है मलिक मोहम्मद जैसी है। क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी। तो इसी पाठ को आज पूरा संपूर्ण पाठ को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, यहां तक कि इसका व्याख्या भी कर देंगे और आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आज के इस क्लास में हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस पाठ को 3 भाग में करूंगा। आज अभी जो करूंगा, पहले लेखक परिचय करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा आपका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होगा, फिर उसके बाद आपका अर्थ, मतलब जो संपूर्ण पाठ का अर्थ होगा वो करेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव भी नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं करवक चैप्टर को। ठीक है, सबसे पहले इस पाठ को हम लोग करेंगे संपूर्ण, मतलब एक आज कंप्लीट होगा। ठीक है, पूरा क्लास देखना। और बात करते हैं इसमें हम लोग लेखक परिचय सबसे पहले देखेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले लेखक परिचय, उसके बाद संपूर्ण पाठ का अर्थ देखेंगे, उसके बाद एमबीबीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे। तो तैयार रहना सभी कोई, रेडी हो? देखो सबसे पहले बात करते हैं करवक पाठ की। करवक पाठ में जो कवि थे वो कवि था ये मलिक मोहम्मद जैसी साहब। कौन थे? फटाफट बताओ। ये जो करवक जो कविता है, इसके रचनाकार कौन हुए? अगर बात करते हैं रचनाकार या लेखक की, इस कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। और इसी के बारे में पहले पढ़ेंगे। इसको शॉर्ट कॉट में आप लोग लिख सकते हो, मलिक मोहम्मद जैसी, MMJ। ठीक है, इसका जो जन्म होता है 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध के, अनुमानत 1492। देखो अनुमानत कहने का मतलब ये अभी पूरी जानकारी नहीं है, ये अनुमान लगाया गया कि इसका जन्म 1492 ईस्वी को हुआ है। तो सबसे पहली बात आपको बताना है, ये जो करवक पाठ है, क्या करवक जो है ये क्या है? कविता है। करवक जो पाठ है कविता, इसका लेखक कौन होगा? फटाफट बताओ। इसके लेखक का नाम क्या है और इसका जन्म कब हुआ? 1492। ठीक है, याद हो गया? 1492 में जन्म होता है और इस कविता का जो कवि है मलिक मोहम्मद जैसी साहब है। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी साहब। आप लोगों के पास ऑडियो वीडियो जा रहा है ना बाबू? ऑडियो वीडियो जा रहा है? यस या नो बताते रहना। ठीक है, चलो। मलिक मोहम्मद जैसी 15वीं शताब्दी के कवि है। और बात करते हैं मलिक मोहम्मद जैसी का जो निधन हुआ था ये 1548 में। देखो जन्म होता है 1492, जन्म जो हुआ था 1492 ईस्वी को होता है। ठीक है, जन्म जो होता है ये 1492 ईस्वी में होता है। कहां पे होता है? जायस कब्र है ना, ये कब्र है अमेठी उत्तर प्रदेश में। ये जो मलिक मोहम्मद जैसी साहब थे कहां के थे? अगर बोला जाए तो उत्तर प्रदेश के थे। और कहां पे? जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश है ना, जन्म होता है। जन्म जो होता है इसका कब होता है? 1492 अनुमानत। बट इसका मृत्यु जो है ना 1548। 1492 में जन्म होता है और 1548 में इसका निधन हो जाता है। समझ में आ गया? चलो पूरा बने रहना। ठीक है, अब देखो इसका पिताजी था मलिक शेख ममरेज। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका पिताजी का नाम क्या थे? तो मलिक शेख ममरेज या फिर मलिक राजे अशरफ बोल सकते हो। मलिक राजे अशरफ। किसके? मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का नाम क्या हुए? फटाफट बताओ, टेस्ट भी करते जाऊंगा अभी। मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का नाम हुआ मलिक शेख ममरेज। ठीक है, और इसके गुरु देखो कई सारे गुरु थे, तो आपको याद रख लेना थोड़ा बहुत।
एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। सूफी संत है, ये जो पहला था सूफी संत है शेख मोहिदी, ये पहला इसका हो गया सूफी संत शेख मोहिदी, ये गुरु थे। और जो था ना थोड़ा सा वेट करना, इसमें देखना थोड़ा टाइपिंग लगता है, अशरफ जहांगीर, अशरफ है जहांगीर, थोड़ा सा वेट करने के बाद देख लेते हैं। इसमें आप लोग अगर बुक है तो देख लो सही, यहाँ पे टाइपिंग हुआ है क्या। इसका जो यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी के जो गुरु थे कौन कौन थे, है ना, बहुत अच्छा। सैयद थे, था, ठीक है, बहुत अच्छा। हमको लगा था यहाँ पे सैयद अशरफ जहांगीर, सैयद अशरफ जहांगीर, ये क्या नाम था, सैयद, ठीक है, सैयद अशरफ जहांगीर थे इसके गुरु का नाम, सैयद अशरफ जहांगीर। तो बताओ मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब होता है, फटाफट बताओ, मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कब होता है, बताओ। अनुमानतः कितना, 1492 ईस्वी में जन्म होता है। कहां पे, जायस उत्तर प्रदेश, कहां पे, उत्तर प्रदेश में इसका जन्म होता है। मृत्यु कब होता है, फटाफट बताओ, मलिक मोहम्मद जैसी जी का मृत्यु कब होता है, फटाफट जल्दी से चैट करो बाबू। मलिक मोहम्मद मतलब मलिक मोहम्मद कहने को एम मलिक मोहम्मद जैसी जी का मृत्यु, फटाफट जल्दी से चैट करो, कितना में इसमें मृत्यु होता है, फटाफट बताओ। बोलेंगे सर 1500 कितना होगा पवन, 48 ईस्वी में। ये भी अनुमानित है, उतना फिक्स अंदाजा नहीं है। इसका पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज, इसके गुरु था सूफी संत शेख मोहिदी, यहाँ पे दी होगा, ठीक है, मोहिदी था, मोहिदी, हाँ बहुत अच्छा। और सैयद अशरफ जहांगीर, ठीक है। अगला इस पैराग्राफ पे चलते हैं, यहां से आपको याद रखना इसकी वृत्ति, मतलब ये क्या थे कैसे थे उसके बारे में जानते हैं, है ना। आरंभ में जायस आरंभ में जो ये जायस में रहते थे, जायस इसका जो गांव यूपी में था, वहां पे रहते हुए किसान थे, ये किसान भी थे, ये शुरुआत में क्या थे, किसान थे। बाद में शेष जीवन जो था ये फकीरी भी बिताया, ये फकीर भी रहे, कौन, मलिक मोहम्मद जैसी। और ये जो थे ना बचपन में ही अनाथ हो गए, मतलब पिता इसका चले गया, माँ चले गया, और साधुओं फकीरों के साथ ये भटकते भटकते इसका बचपन बीता है ना, साधु के साथ ये रहते रहते कहां पे अपना बचपन बिताया है। उसके बाद इसका व्यक्तित्व ये कैसा था, चेचक के कारण रूपहीन। देखो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, निम्न में से कौन सा कवि रूपहीन थे। चेचक मतलब नहीं होता, यहाँ पे आप लोग अपने भाषा में गोस्ते जिसको कहते हैं, छोटी माता बड़ी माता जो होता है, दम्मा हो जाता है, उसके कारण ये रूपहीन हो गए, मतलब इसका शकल बेकार हो गया था। अब समझ सकते हैं जिसका रूप आजकल क्या होता है, लड़का लड़की हो वो चेहरे पे मरते हैं, बट ये कवि को देखो ये पूरे चेचक कारण रूपहीन था। तो इसका जो बायां साइड का जो आंख था ये नहीं था, बायां साइड का कान भी इसको नहीं है, बायां साइड का आंख और कान से वंचित थे ये, कौन, मलिक मोहम्मद जैसी जो था ये रूपहीन थे। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन है, मतलब क्या कहते हैं रूपहीन थे, तो आपको क्या मारना, टिक, मलिक मोहम्मद जैसी, MMJ। अगर पूछेगा कौन सा कवि है जो बाएं आंख से अंधा थे या वंचित थे, वो भी याद रखना कौन होगा, मलिक मोहम्मद जैसी। अगर पूछा जाए कि मलिक मोहम्मद जैसी जी के पिताजी का नाम क्या थे, फटाफट बताओ, मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का नाम क्या था, मलिक शेख ममरेज, उसको शॉर्टकट में रख लेना मलिक शेख ममरेज, MSM, ठीक है। चलो यहां पे देखो ये मृदुभाषी थे, ये क्या थे, मृदुभाषी थे, और मन स्वभी और स्वभाव संत थे, ये स्वभाव से क्या थे, संत थे। यहां पे देख के भी लगता है यही है मलिक मोहम्मद जैसी जी, कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी जी है। यहां तक समझ में आ रहा है बाबू, यस या नो, जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, ठीक है। अगर लाइक नहीं किया ना बाबू लाइक भी कर देना, ठीक है, आप लोग लाइक कर देना, वैसे तो कर देते हो। चलो अब देखते हैं, देखो इसके कृतियां, मतलब इसके क्या क्या रचनाएं थे। मलिक मोहम्मद तो वैसे कई सारे रचना क्या है, इसमें आपको कुछ कुछ याद रखना, पद्मावत है ना, और यहाँ पे जो हम लोग करवक पाठ पढ़ने वाले हैं ये पद्मावत से ही लिया गया है। कहां से लिया गया है, पद्मावत से ही लिया गया है। इसका पहला जन्म पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, ये तीनों जो है ना काफी इंपोर्टेंट है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए कि पद्मावत के रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। अखरावट के रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। आपको सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की है और नहीं है, कुछ भी दे सकता है। नहीं वाला में आपको 3 तो याद रखना, मतलब ये सब है, अखरावट है, आखिरी कलाम है। देखो चित्र रेखा, यहाँ पे ची रेखा, यहाँ पे ची रेखा, आप लोग को थोड़ा सा हम लोग को लगता है चित्र रेखा, ये गलत लिखा हुआ है ना, यहाँ पे होगा चित्र रेखा, ठीक है। ये क्या था, चित्र रेखा भी इसी की रचना है। कहरनामा भी इसी का है, और बहरी बायसी इसी को होता है, क्या होता है, महरी बायसी, ठीक है। अब देखो मसलानामा या मसलानामा जो खंडित प्रति प्राप्त है ना।
तो आपको ये चार याद कर लेना है। पद्मावत, पहला रचना क्या याद रखना, पद्मावत, ठीक है, ऐसे लिखा था, पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, क्या अखरावट हो गया, और आखिरी कलाम, ठीक है, आखिरी कलाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है, आखिरी कलाम आपको याद रखना, ठीक है बाबू, क्या आखिरी कलाम, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको याद रखना आखिरी, ठीक है, आखिरी कलाम, ये काफी इंपॉर्टेंट है कलाम। और आपको ये भी याद रखना है चित्ररेखा, क्या चित्र रेखा भी आपको याद रखना, चित्ररेखा किसकी रचना है, अगर क्वेश्चन पूछेगा चित्ररेखा किसकी रचना है तो आपको याद रखना है मलिक मोहम्मद जैसी। ये सभी रचना किसकी है, मलिक मोहम्मद जैसी जी के है। किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी जी की ये सभी रचना है, आपको याद होगा। चलो यहां तक हो गया। अब देखो इसके और भी अतिरिक्त रचना, देखो चंपावत, चंपावत हो गया, होली नामा, नामा वाला जितना भी होगा ना, देखो यहाँ पे चित्ररेखा, करनामा, पद्मावत, वत, ये नमा नमा, इत्रावत, इत्रावत हो गया इसकी रचना, इत्रावत हो गया, होली नामा हो गया, चंपावत, ये भी आपको याद रखना है, इसी की रचना है, किसका, मलिक मोहम्मद जैसी जी का, याद रख लेंगे ना गे। पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी, अखरावट किसकी है, मलिक मोहम्मद जैसी की, आखिरी कलाम किसकी है, इसी का है, चित्ररेखा भी मलिक मोहम्मद जैसी जी की है। और भी आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी जो था प्रेम के पीर के कवि, प्रेम के पीर के कवि कहते हैं, इसकी कविता को जब भी सुनोगे ना प्रेम का पीरा आपको होगा, प्रेम के पीर के कवि, क्योंकि ये लिखा ही बहुत ही अच्छे ढंग से। प्रेम के पीर के कवि किसे कहते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी जी को कहते हैं प्रेम के पीर के कवि। और एक कवि थे जिसका नाम था घनानंद, आप लोग 10th में पढ़े थे, घनानंद, ठीक है, घनानंद को भी प्रेम के पीर के कवि कहा जाता था, घनानंद को प्रेम के पीर कवि। और ये जो प्रेम मार्गी कवि थे, कौन, मलिक मोहम्मद जैसी जी जो थे ये प्रेम मार्गी कवि थे। कौन से मार्गी थे, प्रेम मार्ग के कवि थे। कौन, मलिक मोहम्मद जैसी किस मार्ग के कवि थे, तो आपको याद रखना है प्रेम मार्ग के कवि थे। जैसी जो था अवधी भाषा के कवि थे। क्वेश्चन ये पूछा गया कई बार, मोस्ट भी आई है, मलिक मोहम्मद जैसी जो थे किस भाषा के कवि थे, ठीक है। पवन रे मोबाइल इधर रख देना, ठीक है बाबू। चलो अवधी भाषा के कवि थे। जैसी जो था ना प्रेम ख्यानक परंपरा के कवि थे, प्रेम ख्यानक परंपरा के ये कवि थे, ये भी आपको याद रख लेना। चलो अगला पैराग्राफ पे चलते हैं। जैसी जो था ये भक्ति काल के कवि थे। देखो ये काल आपको याद होगा किस काल, जैसे आधुनिक काल होते हैं ना, कहाँ इतना ईस्वी से इतना वही काल, ये भक्ति काल के कवि थे। कौन, मलिक मोहम्मद जैसी किस काल के कवि थे, तो आपको याद रखना भक्ति काल। अब अगला प्रश्न यहाँ पूछेगा, जैसी के जो काव्य का मुख्य रस था श्रृंगार रस। जैसी के जो काव्य का मुख्य रस कौन सा था, श्रृंगार रस था। जैसी के जो मुख्य काव्य के जो रस थे ये श्रृंगार रस थे, ठीक है। परंतु उनके दोनों करवक में शांत रस। अभी जो हम लोग दोनों करवक पढ़ेंगे, हम लोग पाठ कौन सा पढ़ने वाले हैं, करवक। करवक में कौन सा रस है, बोलेंगे सर शांत रस है। कौन सा रस है, शांत रस है, ठीक है। करवक में कौन सा रस है, शांत रस है। करवक पद्मावत से लिया गया। अगर क्वेश्चन पूछेगा करवक कहां से लिया गया है, तो पद्मावत। पद्मावत के रचनाकार कौन है, बताओ। पद्मावत के रचनाकार कौन है, पद्मावत के रचनाकार कौन है, फटाफट बताओ। पद्मावत के रचनाकार कौन है, ठीक है। संग्रहित है। जैसी जो था प्रारंभ में किसान, हमने पहले बताया था, बाद में संत बन गए, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे जैसी के लिखे अनेक काव्य प्राप्त होते हैं। जैसी जी के जो लिखे हुए हैं अनेक काव्य प्राप्त होते हैं, जो आश्चर्य मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। देखो रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर है माता प्रसाद, ये बाबू यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हमको लगता है डाउट, हम माता प्रसाद गुप्त, ये भी सही है, माता प्रसाद गुप्त आदि अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग जैसी ग्रंथावली के नाम से संपादित है। देखो जो मलिक मोहम्मद जैसी के जो रचनाओं का संग्रह ये जैसी ग्रंथावली कहलाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसी ग्रंथावली के नाम से संपादित है। जैसी की उज्जवल अमर कीर्ति का आधार है उनका महाकथा काव्य पद्मावत, जिसमें चित्तौड़, देखो पद्मावत में जो था ये बातें याद रखना, पद्मावत में किसकी मतलब बातें कहा गया, पद्मावत में देखो जिसमें चित्तौड़गढ़ के नरेश रतन सेन, चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे रतन सेन, और सिन्हल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। मतलब जो पद्मावत था ये जो रचना है मलिक मोहम्मद जैसी जी के, इसमें किसके वर्णन है, बोले सर चित्तौड़गढ़ के या चित्तौड़ नगर के नरेश, कौन, रतन सेन। चित्तौड़गढ़ के जो नरेश थे रतन सेन
और सिन्हल द्वीप की राजकुमारी कौन, पद्मावती की प्रेम कथा है। इस प्रेम कथा में त्रिकोण पूरा होता है। इस प्रेम कथा से क्या होता है, त्रिकोण पूरा होते हैं। दिल्ली के सुल्तान, तीन है ना यहाँ पे, एक पद्मावती हो गया रानी, एक रतन सेन हो गया। देखो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन यहाँ पे अलाउद्दीन के इस कहानी से जुड़ जाने से होता है, त्रिकोण पूरा होता है। मतलब अलाउद्दीन भी देखो अभी आया कौन सबसे पहले, रतन सेन आया, पद्मावती आया और अलाउद्दीन आया। ये तीन मिलकर त्रिकोण बनाते हैं, ठीक है। जुड़ जाने से अंशतः ऐतिहासिक आधार वाली इस कहानी का विकास जनश्रुतियों एवं आगे स्वयं कवि सर्जनात्मक कल्पना द्वारा हुआ है पद्मावत में, ठीक है। चलो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो जैसी जो है ना इस प्रेम कहानी में प्राणों का प्राणों से, देखो जैसी जो किससे, प्राणों का किससे, प्राणों से, हृदय का हृदय से, मर्म का मर्म से और बवन का विवेक का जीवन विवेक से, बवन का विवेक का जीवन विवेक से ऐसा मानवीय मेल है जो उसके काव्य को बहुत ऊंचा उठा देता है और उसमें व्यापकता और गहराई के साथ ला देता है। ये कवि था कौन, मलिक मोहम्मद जैसी। अब देखो इस पाठ में जो दो करवक प्रस्तुत है, हम लोग कितने करवक पढ़ेंगे, दो, पहला करवक और दूसरा करवक है ना, पहला करवक और दूसरा करवक, इसमें दो करवक है। मलिक मोहम्मद जैसी जो रचित जो ये करवक है, इसमें कितने करवक है, दो। चलो कितने हैं, दो है ना, दो करवक। पहला करवक जो था, पहला करवक अगर बात करें कहां से लिया गया है, आपको याद है पद्मावत के प्रारंभिक छंद से लिया गया और दूसरा करवक पद्मावत के अंतिम छंद से। इसमें दो करवक है, पहला करवक पद्मावत के प्रारंभिक छंद से और जो दूसरा करवक है पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है। और प्रथम करवक में कवि अपने रूपहीनता के बारे में बताया गया है और एक आंख के अंधेपन के बारे में कहते हैं। वह रूपहीन से अधिक अपने गुणों की ओर अपना ध्यान खींचते हैं। मतलब वो जो रूपहीन है, ठीक है, फिर भी वह अपने गुणों की ओर ध्यान देता है। रूपहीन होने से क्या होता है कि सिर्फ आपका गुण देखा जाता है। होते हैं ना बहुत कोई ऐसे महाराजा और राजा हुए, बहुत रुपया संपत्ति कमाए, बट वह कुछ नहीं हो। बहुत ऐसे ऐसे मतलब हीरो हैंडसम थे, बट वो मर जाने के बाद उसका कुछ नहीं था, सिर्फ गुण देखा जाता है। द्वितीय करवक देखो, द्वितीय करवक उसको मारो तो बाबू को, काहे वैसा कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग बनाओ, देखो यहाँ पे द्वितीय, चलो यहाँ पे देखो द्वितीय करवक में कवि जो ना अपने काव्य और उनकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य मर जाते हैं पर उनकी कृति सुगंध की तरह यहाँ पे पीछे रह जाती है। आप कितने भी कुछ भी कर लो, वो मर जाओगे, लेकिन आपका यहाँ पे नाम सिर्फ रहेगा, आपका काम मतलब बताया जाएगा, क्या आप करके गए, आपका गुण यहाँ पे सुगंध की तरह रह जाएगा। देखो अतः यहाँ अंततः, मतलब अतः से कर सकते हैं, अतः के अंततः, अंत में ये उपसंहार खंड से लिया गया। द्वितीय करवक में कवि अपने महाकाव्य में उनकी किसी कथा बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने इसे रक्त की लई लगा के, देखो ये जो मलिक मोहम्मद जैसी जो अपना रचनाओं किसकी लई लगा के जोड़ा है, रक्त की लई लगा करके जोड़ा है, जो गाढ़ी प्रतीत होती, कैसा गाढ़ी प्रतीत के नयन जल से भिगोई हुई है। अब ना वह रतन सेन राजा है, कह रहा है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता है, वो रतन सेन राजा भी नहीं है यहाँ पे, ना ही रहे रतन सेन राजा, ना रही वो रूपवती पद्मावती। मतलब ये रूपवती जो पद्मावती रानी थी ये भी नहीं रहा, और ना ही वो रतन सेन राजा रहा, और ना ही वो बुद्धिमान सुगा, क्या कर रहा है, वो बुद्धिमान सुगा कोई ना रहा, और ना रहे राघव चेतन या अलाउद्दीन, कोई ना रहा, इनमें से कोई आज नहीं रहे, किंतु उनके यश के रूप में कहानी सिर्फ रह जाती है। क्या रह जाती है, उनकी कहानी रह गई है। फूल मुरझाकर नष्ट हो जाती है, दूसरे पद में कहते हैं उनकी खुशबू रह जाती है ना। कवि यह कहना चाहते हैं कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा, हम लोग भी नहीं रहेंगे, तुम भी नहीं रहोगे, आप लोग भी नहीं रहोगे, कोई नहीं रहेगा, पर उनकी कृतियां सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वही उसे दो शब्दों में स्मरण करेगा। कवि का अपने कलेजे के खून से रखे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है, ठीक है। ये कवि कहते हैं दूसरे करवक में। ये रहा अपना पहला करवक, ये रहा जो कि पहला करवक, और ये रहा आपका दूसरा करवक। ये जो ना लाइन आपको अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, व्याख्या करूंगा। पहले मैं आप सभी से कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल करता हूं। सबसे सवाल की आप लोग बताओ, यहाँ पे देखो ये जो कवि है, कौन सा पाठ हम लोग, मलिक मोहम्मद जैसी जी जो है, ये हम लोग का कौन से पाठ के रचनाकार है,
किस पाठ के रचनाकार है? मलिक मोहम्मद जैसी जो किस पाठ के रचनाकार है? तो आपका जवाब आना चाहिए सर करबक। किस चीज का? करबक पाठ के रचनाकार है, ठीक है, करबक। और यहाँ पे देखो 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध अनुमान 1492 में इसका जन्म होता है और 1548 में इसका मृत्यु होता है। जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में, है ना। मलिक मोहम्मद जो इसका मलिक शेख ममरेज जो था इसका पिताजी का नाम था। पद्मावत इसकी रचना है, अखरावट इसकी रचना है, आखिरी कलम इसकी रचना है, चित्ररेखा कहरानामा इसकी रचना है ना। और यहाँ देखो मसला या मसलानामा भी इसी की रचना है। इसके अतिरिक्त भी चंपावत, होली नामा, इतरावत ये सभी भी रचना इसी का है। चलो यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आप सभी से मैं पूछता हूँ। सबसे पहला देखो करबक के रचयिता कौन है, फटाफट बताओ, तब उसके बाद हम लोग व्याख्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे देखो करबक के रचनाकार, करबक के रचयिता कौन है? सूरदास कबीरदास जैसी। तो बोलेंगे सर मलिक मोहम्मद जैसी। करबक के रचनाकार कौन हुए बाबू? मलिक मोहम्मद जैसी जी हुए। कौन हुए? मलिक मोहम्मद जैसी जी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि थे? बताओ कैसे कवि थे? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी या इनमें से कोई? ये सब क्वेश्चन है PYQ है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन क्या है? PYQs है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मलिक मोहम्मद जैसी जो थे प्रेम मार्ग के कवि थे। कौन से मार्ग के कवि थे? प्रेम मार्ग के कवि थे। कौन से मार्ग के? प्रेम मार्ग। कहता है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि थे? बोलेंगे सर सगुन, कृष्ण भक्ति, प्रेम क्या है? प्रेमाख्यान व काव्य या फिर सगुन भक्ति धारा या इनमें से कोई नहीं। हमने पढ़ाया था आपको प्रेमाख्यानक, है ना, काव्य परंपरा के ये कवि थे। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 3 प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? फटाफट मेरे प्यारे स्टूडेंट बताओ मलिक मोहम्मद जैसी जी की मृत्यु कब हुआ? क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। मलिक मोहम्मद जैसी का लगभग 1548, 1549, 1540 या 1550, 1548 ईस्वी को इसका मृत्यु हुआ। फटाफट आप लोग बताओ इसका जन्म कब हुआ? देखो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान पूछ रहा है। जन्म स्थान जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में होता है। इसका जो जन्म होता है कहाँ पे? जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। 1400 कितना ईस्वी में होता है? फटाफट बताओ। 1492 ईस्वी को होता है ना, अनुमानित है। चित्ररेखा देखो पूछा गया चित्ररेखा किस कवि की रचना है? क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा जो था ये आपका मलिक मोहम्मद जैसी, मतलब आप लोग शॉर्ट कॉर्ड में लिखोगे MMJ, ठीक है, MMJ इसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जैसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? देखो अभी तुलना भी नहीं पढ़ा है। मलिक मोहम्मद जैसी जो एक आंख की तुलना दर्पण से किया। किससे? दर्पण से। इनमें से कौन सी कृति जैसी की नहीं पूछा है? नहीं। देखो हम लोग बताए पद्मावत है और पद्मावत से ही करबक पाठ लिया। पद्मावत है, अखरावट भी है, चित्ररेखा भी है, बट भक्तमाल इसका नहीं। अच्छा भक्तमाल के कवि कौन है जल्दी बताओ, ये कमेंट में कमेंट करना। भक्तमाल के कवि कौन अगर पढ़े हो तो? प्रेम के पीर के कवि, 2 कवि को कहते हैं, इनमें से किसे कहते हैं? सबसे पहले जैसी जी को यहाँ पे कहेंगे। प्रेम के पीर के कवि किसे कहते हैं? मलिक मोहम्मद जैसी जी को। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? देखो गुरु बताए थे शेख मोहिदी, नर हरिदास नहीं था, शेख सनातन नहीं था, वल्लभाचार्य नहीं था, ये था शेख मोहिदी। शेख मोहिदी इसके गुरु थे। तो 10 में आप लोग अभी तक कितने प्रश्न सही किए हो एक बार जल्दी बताओ, जल्दी से इसका जवाब दो। 10 में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो फटाफट जल्दी से। यहाँ से देखो कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम संबंधित अवधारणा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कबीरदास या जैसी का काव्यात्मक परिचय दे। और यहाँ पे दूसरे करबक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करिए। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये था कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग देखो यहाँ पे हम लोग का जो ना ये व्याख्या जो है ना, व्याख्या हम लोग का बचा हुआ है। व्याख्या और इसका लघुत्तरीय प्रश्न है। व्याख्या में क्या है? एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोह जय कवि सुनी। क्या कह रहा है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोह जय कवि सुनी। चांद जैसे जग विधि अवतारा दिन कलंक किन्हीं उजियारा। जग सूझा एक नैना उवा सुख अस नखतन हमाहा। जो लही अमही डाब न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। किन्हीं समुद्र पानी जो खारा तो अति भई अस उजियारा। जो समूरे समेरु त्रिशूल विनाशा। भा कंचन गिरी लाग आगासा, है ना। जो लही घड़ी कलंक न पारा कांच होई नहीं कंचन कारा। एक नैन जस दर्पण ओ तही निर्मल भाव। बस सब रूपवंत गाही मुख जो भी कहीं पहुंचाऊं चाऊं। देखो ये पाठ का जो व्याख्या बहुत ही अच्छी ढंग से मैं आपको करूंगा कल। इसका व्याख्या भी कर दूंगा और भी इससे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितने भी होगा कल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब एक नैन कवि मोहम्मद गुनी,
एक नैन है कवि मोहम्मद का और बट गुणवान है, सोई भी वहां जे कभी सुनी। उसके जो कविता को जो भी कोई सुनता है और सुनते ही रह जाता है। कहता है कि चांद जैसी जग विधि अवतारा, चांद जो जैसा है देखो पूरा विधि को अवतारा में उजियारा करता है, उजाला देता है। दिन ही कलंक है किन्हीं उजियारा, फिर भी उसमें कलंक है। कह रहा कि चांद देखो पूरा संसार को उजाला करता है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कलंक है, बोल ही देता है कलंक है उसमें। कहता है कि जग सूझा एक नैनहा, हुआ सुख अस नक्तन माहा। एक जग था, जग को सूझा मतलब जग को देखता हूं एक ही नैन से। अब अगला लाइन कहता है कि जो लही अमही डाब ना होई, मतलब जिस आम में डाब ना होता है, दगिया ना होता है, तब तक उस आम में सुगंध नहीं आई। तो लही सुगंध बसाई ना सोई, कहने का मतलब तब तक उस आम में सुगंध नहीं आता है। और उसके बाद कहता है किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, तो अति भऊ असूज अपारा। कह रहा है कि समुद्र का पानी खारा है, फिर भी वो समुद्र को मतलब पूरे देखो क्या कर रहा है, तो अति भई असूज अपारा, पूरे बहुत दूर तक फैला हुआ है समुद्र, इतना बड़ा होने के बावजूद भी उसका पानी खारा है। कहता है जो समेरु त्रिशूल विनाशा, कह रहा है कि जिस समेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश करने की बात कहा था, भव कंचन गिरी लाघ कासा। क्या कहने का मतलब है कि जिस त्रिशूल से विनाश करने की बात किया गया था ये समेरु पर्वत को, वह पर्वत जो था कंचन गिरी आकर लगा, कंचन की तरह होकर वो आकाश को छू रहा है और विनाश करने के लिए भेजा गया त्रिशूल को, बट वो आकाश को छू रहा है। कहता लो जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। जो लही घड़ी कलंक न पारा मतलब जिस मतलब यहाँ पे बात अगर ऐसा बात कर रहे हैं कि जिसको अगर तपाया नहीं जाता, कलंक मतलब नहीं, जब तक उसको तपाया मतलब गर्म नहीं किया जाता है तब तक वो जो कांच होता है ना, हो ही नहीं कंचन कारा, तब तक वो कांच, जब तक वो कंचन मीन्स यहाँ पे क्या होता है, सोना बोल सकते नहीं हो पाता है। एक नैने जैसे दर्पण तो ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गाही मुख जो ही। देखो इसका पूरी अच्छे से हम लोग व्याख्या जो करेंगे, ये भी अभी दूसरा कर्पक बाकी है। इसमें भी मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, मोहम्मद यही कवि मतलब मोहम्मद कवि जो है ना जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर पक्का पावा। मतलब जो भी कवि ये मोहम्मद जो ना अपना रक्त की लय लगा के जोड़ के सुनाता है, और जो भी सुनता है इसकी कविता उसको प्रेम की पीड़ा होता है। जोड़ी लई रकत की लई, ये जो अपना कविता को जोड़ा है रकत की लई से जोड़ा है। गाढ़ी प्रतीत नैन जल भाई, कहता कि ओ मन जानी कवित अस्किन्हा, मकु यह रहे जगत मुह चिन्हा। ये कवि बहुत ही अच्छे हैं और ये बहुत ही अच्छे लाइन, यहाँ पे लाइन छोटा है पर इसका अर्थ कुछ बड़ा होता है। तो इसके बारे में हम लोग कल अच्छे से करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। देखो लेखक परिचय हम लोग आज कर चुके हैं इस पाठ का, और कल हम लोग करेंगे इसका संपूर्ण पाठ का अर्थ और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।